हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर थर्ड डीएससी या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जूलॉजी कोर्स टाइटल पैरासिटोलॉजी यूनिट थर्ड के अंतर्गत जियार्डिया के लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट या जियार्डिया के जीवन चक्र, रोगजनकता, बचाव एवं उपचार का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। जियार्डिया का अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। दूसरा, स्ट्रक्चर या रचना। तीसरा, लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। चौथा, पैथोजेनेसिटी या रोगजनकता। पांचवा, प्रोफाइलेक्सिस और प्रिवेंशन या रोग से बचाव या रोकथाम। छठवां, ट्रीटमेंट या उपचार अथवा चिकित्सा। और सातवां है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इन बिंदुओं का अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में जियार्डिया का जंतु जगत में जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है, आइए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस जंतु का जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु ये माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। क्लास मेस्टिगोफोरा, इन जंतुओं का जो प्रचलन अंग है वह फ्लैजिला होता है या ये फ्लैजिला के द्वारा प्रचलन करते हैं। ऑर्डर डिप्लोमोनाडिना, इन जंतुओं में 4 जोड़ी फ्लैजिला होते हैं। साथ ही साथ ये पैरासाइट या परजीवी होते हैं। जीनस जो हमें अध्ययन करना है वो है जियार्डिया और स्पीशीज है लेम्बलिया। आइए जियार्डिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्राप्त करते हैं। पहला, जियार्डिया लेम्बलिया यह मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पाया जाने वाला एक अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट है। दूसरा, यह परजीवी विशेषकर बच्चों में ज़्यादा संक्रमणकारी होता है एवं उन्हीं में रोगकारी भी होता है। तीसरा, यह परजीवी विश्व के सभी देशों में पाया जाता है, अतः यह विश्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन होता है। उन भागों में जहां मानव आबादी ज़्यादा अस्वच्छकारी परिस्थितियों में रहती है वहां इसका संक्रमण व्यापक एवं इस रोग का प्रसार अधिक होता है। चौथा, जियार्डिया लेम्बलिया ही एकमात्र ज्ञात इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट है जो मनुष्य में एंडेमिक एवं एपिडेमिक डायरिया रोग उत्पन्न करता है। पांचवा, परजीवी का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र यह एक ही होस्ट में पूरा होता है तथा इसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। छठवां, परजीवी में रिप्रोडक्शन या प्रजनन यह अलैंगिक या एसेक्सुअल होता है तथा यह रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की विधि के द्वारा होता है। सातवां, परजीवी अपने जीवन में 2 अवस्थाएं प्रदर्शित करता है जिसे क्रमशः ट्रोफोजोइट अवस्था और सिस्ट अवस्था कहते हैं। आठवां, जियार्डिया लेम्बलिया को जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस और जियार्डिया डियोडेनेलिस के नाम से भी जाना जाता है। नौवां, परजीवी की खोज 1681 में एंटोनी
वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी तथा 1859 में लैम्बली ने इसका नामकरण और इसका वर्णन किया था। आइए अब हम देखें स्ट्रक्चर या रचना के बारे में। जियोर्डिया लैम्बलिया यह परजीवी अपने जीवन में दो अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ये अवस्थाएं इस तरह से हैं, पहला ट्रोफोजोइट अवस्था और दूसरा है सिस्ट अवस्था। आइए पहले हम देखें ट्रोफोजोइट अवस्था के बारे में। यह अवस्था मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पाई जाती है तथा इस अवस्था की जो रचनात्मक विशेषताएं होती हैं वो निम्नानुसार होती हैं। ए, शेप या आकार। परजीवी के शरीर का आकार पियर शेप्ड या टेनिस रैकेट के शेप जैसा होता है। इनके शरीर का अगला सिरा चौड़ा और गोलाकार होता है तथा पिछले सिरे की ओर क्रमशः संकरा होते हुए यह नुकीला हो जाता है। शरीर का जो डॉर्सल सरफेस है, सतह है, वो उत्तल या कॉन्वेक्स होता है, जबकि इनका वेंट्रल सतह यह अवतल या कॉनकेव होता है। शरीर के वेंट्रल सतह पर सकिंग डिस्क या एडहेसिव डिस्क होता है जो परजीवी को होस्ट की इंटेस्टाइन की दीवार से चिपकाए रखने का कार्य करता है। ट्रोफोजोइट अवस्था ये बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। बी हम देखें, इसकी साइज या इसका मेजरमेंट माप। शरीर की लंबाई 9 से लेकर के 21 म्यू होती है तथा इसकी चौड़ाई 5 से लेकर के 7 म्यू तक होती है। सी फ्लैजिलम। शरीर पर 4 जोड़ी फ्लैजिलम बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाती हैं। डी पैराबेसल बॉडी। एडहेसिव डिस्क के पीछे एक जोड़ी मुड़ी हुई रचना के रूप में पैराबेसल बॉडी ये स्थित होती हैं। और ई है एक्सोस्टाइल। शरीर के मध्य में 2 एक्सोस्टाइल होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का निर्धारण करते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये जंतु के शरीर का आकार है जो पियर शेप्ड या टेनिस के रैकेट के समान दिखाई दे रहा है। इनके शरीर पर 4 जोड़ी फ्लैजिलम होते हैं, जिनमें से ये एंटीरियर लेटरल एक जोड़ी, इसी तरह से पोस्टीरियर लेटरल दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी ये वेंट्रल होती है और चौथी जोड़ी ये कॉर्डल या पोस्टीरियर फ्लैजिलम होती है। एक्सोस्टाइल ये बीच का हिस्सा होता है जो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का निर्धारण करता है। आइए अगली रचना पे हम देखें न्यूक्लियस के बारे में। परजीवी के शरीर में 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनके भीतर बड़ा न्यूक्लियोलस या कैरियोसोम उपस्थित होता है। जी साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो दानेदार या ग्रेनुलर होता है। ध्यान देंगे साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी रचनाएं ये अनुपस्थित होती हैं। राइबोसोम तथा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती हैं। एच इनके मूवमेंट या गति के बारे पे हम देखें, इनमें जो गति होती है वो टूटकर गिरती हुई पत्ती के समान लहरदार होती है, अर्थात इनमें जो मूवमेंट होता है वो फॉलिंग लीफ टाइप मोटिलिटी होती है, अर्थात जिस तरह से पत्तियां गिरती हैं इस तरह से ये इनकी गति इसी तरह से होती है। इस तरह की गति को हम कहते हैं टूटकर गिरती हुई पत्ती के समान गति या फॉलिंग लीफ टाइप मोटिलिटी। आइए अब हम देखें ट्रोफोजोइट अवस्था के बारे में। तो ट्रोफोजोइट अवस्था यह परजीवी की सक्रिय भोजनकारी अवस्था या एक्टिव फीडिंग स्टेज होती है। यह अवस्था इंटेस्टाइन की दीवार से चिपक कर
अपना पोषण प्राप्त करती है, न्यूट्रिशन प्राप्त करती है या न्यूट्रिशन को अवशोषित करती है। ट्रोफोजोइट अवस्था ही रोगकारी अवस्था होती है। नेक्स्ट जे में हम देखें, ट्रोफोजोइट अवस्था आगे चल करके सिस्ट अवस्था को निर्मित करती है या ट्रोफोजोइट अवस्था से सिस्ट अवस्था का निर्माण या विकास होता है। तो यहाँ पर सामने की ओर हम देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सकिंग डिस्क दिखाई देता है। इसी डिस्क के द्वारा यह परजीवी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से मजबूती के साथ चिपका रहता है और अपना जो पोषक पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अवशोषित भी करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो न्यूक्लियस हैं। ये न्यूक्लियस आकार में काफ़ी बड़े हैं और इनके अंदर न्यूक्लियोलस या कैरियोसोम भी उपस्थित है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इस जंतु में ये वेंट्रल साइड पर ये दो मोटी सी रचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन्हीं रचनाओं को हम कहते हैं पैराबेसल बॉडी। ये जंतु की मॉर्फोमेट्रिक स्टडी हुई, उसकी रचना हुई। आइए अब हम देखें दूसरी अवस्था के बारे में, जिसे हम कहते हैं सिस्ट फॉर्म या सिस्ट अवस्था। यह परजीवी के जीवन में पाई जाने वाली दूसरी अवस्था है। यह सिस्ट अवस्था मनुष्य के शरीर के बाहर पाई जाती है तथा इस अवस्था की रचनात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो निम्नानुसार होती हैं। ए, सिस्ट का निर्माण मनुष्य के शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ ध्यान देंगे, इनका निर्माण जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है तथा ये मानव मल के साथ उसके शरीर से बाहर निकल करके सॉइल या जमीन पे चले जाते हैं। बी, सिस्ट परजीवी की एक संक्रमणकारी अवस्था होती है। सी, पूर्ण विकसित सिस्ट का जो आकार है वह अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 8 से लेकर 12 म्यू तथा चौड़ाई 7 से लेकर के 10 म्यू तक होती है। डी, सिस्ट बाहर की ओर से एक मोटे, प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट, प्रोटेक्टिव या सुरक्षात्मक आवरण या दीवार के द्वारा घिरा रहता है। इसे ही सिस्ट वॉल कहते हैं। ई, सिस्ट के भीतर का जो साइटोप्लाज्म है वह सिस्ट वॉल से पृथक रहता है, अलग रहता है तथा इनका साइटोप्लाज्म दानेदार या ग्रेनुलर रहता है। एफ में हम देखें, सिस्ट के भीतर एक्सोस्टाइल यह लगभग तिरछा या डायगोनली स्थित होता है। जी, अपरिपक्व, ध्यान दीजिए, इमेच्योर या अपरिपक्व सिस्ट में 2 न्यूक्लियस होते हैं तथा मेच्योर या परिपक्व सिस्ट के साइटोप्लाज्म में 4 न्यूक्लियस होते हैं, जो सिस्ट में एक सिरे के पास एकत्रित होते हैं। और एच है पैराबेसल बॉडी, यह भी उपस्थित होती है। और लास्ट आई, सकिंग डिस्क। तो साइटोप्लाज्म में सकिंग डिस्क संकुचित हो जाता है तथा इनका फ्लैजिला भी संकुचित होकर के सूक्ष्म हो जाते हैं और सिस्ट की आंतरिक सतह पर उपस्थित रहते हुए ये उसे मजबूती भी प्रदान करते हैं। तो इस चित्र में हम सिस्ट की रचना देख सकते हैं। इसका आकार जो है वो अंडाकार है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बाहर की ओर एक पतली दीवार दिखाई दे रही है। यह मोटी होती है, प्रतिरोधी होती है और सुरक्षात्मक कार्य करती है। इसे ही कहा जाता है सिस्ट वॉल। भीतर की ओर साइटोप्लाज्म होता है और यह साइटोप्लाज्म इनके सिस्ट वॉल से अलग रहता है क्योंकि ये सघन या गाढ़ा होता है। तीसरा हम देख सकते हैं इनमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं। तो 4 न्यूक्लियस की अवस्था में ये मैच्योर होते हैं, ये संक्रमणकारी होते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं इनमें जो पैराबेसल बॉडी है ये भी उपस्थित होती हैं। इनका जो एक्सोस्टाइल होता है ये एक्सोस्टाइल ये डायगोनली या तिरछा उपस्थित होता है। तो यह जो सिस्ट है यह परजीवी के जीवन में पाई जाने वाली दूसरी अवस्था है और इस सिस्ट का जो निर्माण होता है ये मनुष्य के
लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत में होता है। आइए अब हम देखें जियोर्डिया के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में। जियोर्डिया लेमुरिया का जीवन चक्र एक ही होस्ट या मनुष्य में पूरा हो जाता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को एक कोष की जीवन चक्र या मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो परजीवी का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वह मनुष्य में निम्न 4 क्रमिक चरणों में पूर्ण होता है। ये क्रमिक चरण इस तरह से हैं। पहला है इन्फेक्शन या संक्रमण, दूसरा एक्ससिस्टेशन या सिस्ट से परजीवी का बाहर निकलना, तीसरा मल्टीप्लिकेशन या ट्रोफोजोआइट में विभाजन, और चौथा चरण है सिस्ट फॉर्मेशन या सिस्ट का निर्माण। तो इन्हीं 4 चरणों में परजीवी का जीवन चक्र पूर्ण होता है। आइए हम इन 4 चरणों का क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो पहला जो चरण है वो है इन्फेक्शन या संक्रमण। जो परिपक्व संक्रमणकारी सिस्ट होते हैं वो मानव मल के साथ बाहर निकलकर जमीन या सॉइल में पड़े रहते हैं, जो अन्य मनुष्य में संक्रमित हाथों के द्वारा, दूषित भोजन या दूषित पेयजल के द्वारा उसके मुंह से होकर के उसके आहार नाल में प्रवेश करते हैं। आहार नाल में सिस्ट के प्रवेश करने को संक्रमण कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, इस सिस्ट का जो प्रवेश होगा वो हमेशा ओरल होगा, मुंह से होगा, या हम कह सकते हैं परजीवी का जो संक्रमण होता है वो हमेशा ओरल होता है, मुंह से होता है। सिस्ट जब मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश कर जाता है तब दूसरे चरण की शुरुआत होती है। आइए हम इस दूसरे चरण के बारे में देखें, और इसे कहते हैं एक्सिस्टेशन या सिस्ट से परजीवी का बाहर निकलना। माउथ से या माउथ में प्रवेश करने के बाद जो सिस्ट हैं वह आहार नली के ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक और डियोडेनम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद जो गैस्ट्रिक जूस है, साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस है, और जो एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम है जहाँ पर पीएच 1.3 से 2.3 होता है, इन अनुकूल परिस्थितियों की उपलब्धता एक्सिस्टेशन या सिस्ट से परजीवी को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है या उसके लिए उपयुक्त होती है। सिस्ट से परजीवी के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही एक्ससिस्टेशन कहते हैं। संक्रमण के बाद लगभग 30 मिनट के पश्चात सिस्ट से परजीवी की ट्रोफोजोआइट अवस्था यह मनुष्य के डियोडेनम में स्वतंत्र हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब सिस्ट से परजीवी की ट्रोफोजोआइट अवस्था बाहर निकलती है तो उसे ही कहा जाता है एक्सिस्टेशन। और यह भी ध्यान देना जरूरी है कि एक्सिस्टेशन में एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोआइट बाहर निकलते हैं। तो इस तरह मनुष्य के शरीर में जीवन चक्र का यह दूसरा चरण पूर्ण होता है। आइए अब हम देखें तीसरे चरण के बारे में, और ये तीसरा चरण है मल्टीप्लिकेशन या ट्रोफोजोआइट में विभाजन। सिस्ट से ट्रोफोजोआइट बाहर निकलता है और वह ट्रोफोजोआइट अब विभाजित होने लगता है। इसे ही हम कहते हैं तीसरा चरण या मल्टीप्लिकेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हुए जो ट्रोफोजोआइट्स हैं वो अब बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होकर के नए ट्रोफोजोआइट का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ अपनी संख्या में वृद्धि भी करते हैं। लेकिन जो ट्रोफोजोआइट यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ इस तरह से हैं। ए, बनने वाले जो नए ट्रोफोजोआइट हैं उनमें से ध्यान देंगे अधिकांश ट्रोफोजोआइट
ये इंटेस्टाइन की सतह से अपने एडहेसिव डिस्क या सकिंग डिस्क के द्वारा चिपक करके पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं तथा रोगकारी स्थिति या डायरिया निर्मित करते हैं। जबकि बी में हम देखते हैं बनने वाले नए ट्रोफोजोआइट में से कुछ ट्रोफोजोआइट, ध्यान देंगे कुछ ट्रोफोजोआइट सिस्ट निर्माण के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ करके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जो नए ट्रोफोजोआइट बन रहे हैं उनमें से अधिकांश ट्रोफोजोआइट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हुए इंटेस्टाइन की दीवारों से चिपक जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि बनने वाले कुछ नए ट्रोफोजोआइट ये स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ करके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर ये सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्फेक्शन के बाद एक्ससिस्टेशन। ये सिस्ट मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि इस सिस्ट के अंदर मौजूद है ट्रोफोजोआइट और ये जो सिस्ट वॉल होती है ये डिसॉल्व होती है और यहाँ से ये सिस्ट बाहर निकल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्ससिस्टेशन। तो एक सिस्ट से दो ट्रोफोजोआइट बाहर निकलते हैं और यही प्रक्रिया कहलाती है एक्ससिस्टेशन। तीसरी अवस्था है मल्टीप्लिकेशन। तो जो ट्रोफोजोआइट बाहर निकलते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होते हैं, जिसके कारण से एक ट्रोफोजोआइट ये दो ट्रोफोजोआइट में विभाजित हो जाता है। इस तरह यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। लेकिन बनने वाले जो अधिकांश ट्रोफोजोआइट हैं ये ट्रोफोजोआइट मनुष्य के इंटेस्टाइन की दीवार के साथ चिपक जाते हैं और वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन कुछ ट्रोफोजोआइट्स जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ करके ये प्रवेश कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और उसी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करने के बाद वो सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरी अवस्था को देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर ट्रोफोजोआइट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित हो रहा है और इस तरह इनकी संख्या भी इंटेस्टाइन में बढ़ रही है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये इन्फेक्शन हुआ। सॉइल में जो सिस्ट पड़े हुए होते हैं वो संक्रमित पेय पदार्थ भोजन के द्वारा या अस्वच्छकारी हाथों के माध्यम से मनुष्य के मुंह से होते हुए उसके आहार नाल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद वो स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। तो जब सिस्ट यहाँ पर पहुंचता है तो सिस्ट से एंसिस्टेशन की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर जो ट्रोफोजोआइट है वह सिस्ट से बाहर निकल जाता है। तो सिस्ट से बाहर निकलने की इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्ससिस्टेशन। और एक्ससिस्टेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में तीसरी प्रक्रिया होती है और वो कहलाती है मल्टीप्लिकेशन। आइए अब हम चौथे चरण के बारे में देखें और ये चौथा चरण है सिस्ट फॉर्मेशन या सिस्ट का निर्माण। सिस्ट का जो निर्माण है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित जो बाइल साल्ट हैं और साथ ही साथ जो न्यूट्रल पीएच है वह प्रवेश करने वाले ट्रोफोजोआइट्स को सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने में सहायक होते हैं। तो सिस्ट के निर्माण के समय ट्रोफोजोआइट्स में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन इस तरह से हैं। पहला जो परिवर्तन है वो यह है कि ट्रोफोजोआइट के जो फ्लैजिला है ये संकुचित होकर के बहुत छोटे हो जाते हैं। दूसरा, ट्रोफोजोआइट का साइटोप्लाज्म ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड या सघन हो जाता है, घना हो जाता है। तीसरा, ट्रोफोजोआइट के साइटोप्लाज्म में एक विशेष रचना विकसित होती है जिनको हम कहते हैं वेसिकल्स, ये विकसित होने लगते हैं और इन वेसिकल्स का जो वास्तविक नाम है वो है एनसिस्टेशन स्पेसिफिक सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो ये जो वेसिकल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में विकसित हो जाते हैं और वेसिकल्स के
विकसित होने के बाद इन्हीं वेसिकल के सिक्रीशन या स्राव से 15 घंटे के बाद ट्रोफोजोआइट के चारों ओर सिस्ट वॉल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। चौथा, एनसिस्टेशन स्पेसिफिक सिक्रीटरी वेसिकल के विकसित होने के लगभग 24 घंटे के बाद मोटा, प्रतिरोधी और पारदर्शी सिस्ट वॉल का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तो ट्रोफोजोआइट के चारों ओर सिस्ट वॉल का निर्माण पूर्ण हो जाता है। पांचवा, न्यूक्लियस विभाजित होकर के 4 न्यूक्लियस बनाता है। यह अवस्था परजीवी की टेट्रा न्यूक्लिएटेड मैच्योर सिस्ट अवस्था कहलाती है। यह अवस्था संक्रमणकारी होती है और ये संक्रमणकारी सिस्ट मानव मल के साथ बाहर निकल करके सॉइल में चले जाते हैं तथा दूसरे मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश कर जीवन वृत्त की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन करते हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जिस समय डायरिया होता है, पतला दस्त होता है, तो डायरिया के समय मानव मल के साथ सिस्ट के साथ ही साथ जो ट्रोफोजोआइट्स हैं ये भी बाहर आ जाते हैं, किंतु ये ट्रोफोजोआइट सॉइल में जाने के बाद ये मृत हो जाते हैं, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि इन ट्रोफोजोआइट के चारों ओर सिस्ट नहीं बना है, सुरक्षात्मक आवरण नहीं बना है, इसलिए मानव मल के साथ बाहर आने वाले जो ट्रोफोजोआइट्स होते हैं वो मृत हो जाते हैं और ये ट्रोफोजोआइट कभी भी जीवन चक्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जीवन चक्र को आगे बढ़ाने का काम जो होता है वो सिस्ट का होता है। तो सिस्ट के निर्माण की जो प्रोसेस है वो कैसी है, इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये वो ट्रोफोजोआइट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद इसी से सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, इसके शरीर के भीतर वेसिकल्स डेवलप होते हैं और वो वेसिकल इनके चारों ओर एक मोटा, पारदर्शी और प्रतिरोधक आवरण का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं और यही आवरण है जो आगे चल करके एक दीवार के रूप में विकसित हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं सिस्ट वॉल। और ट्रोफोजोआइट में जो परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक की चर्चा की है, वो सारे परिवर्तन इस ट्रोफोजोआइट में हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अब सिस्ट के अंदर परजीवी की यह जो अवस्था दिखाई देती है इसे ही हम कहते हैं सिस्ट अवस्था। और यही सिस्ट अवस्था है जो संक्रमणकारी होती है। इसका आगामी विकास मनुष्य के शरीर के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता है और इसलिए ये जो सिस्ट होते हैं ये मानव मल के साथ शरीर से बाहर निकल करके सॉइल या जमीन पर पड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं दूसरे मनुष्य के मुंह में प्रवेश करने के लिए। और यदि यह अवस्था दूसरे मनुष्य के आहार नाल में दूषित भोजन के द्वारा, दूषित पेय पदार्थ के द्वारा या गंदे हाथों से भोजन ग्रहण करते समय सिस्ट यदि मनुष्य के मुंह से होकर आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं तो यही सिस्ट हैं जो जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। इस चित्र में जियोर्डिया के संपूर्ण जीवन वृत्त को हम देख सकते हैं। यह पहली अवस्था है इन्फेक्शन, जहां पर सॉइल में जो ट्रोफोजोआइट्स हैं ये तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्ट पड़े हुए होते हैं ये सिस्ट कंटिमिनेटेड वाटर, फूड और हैंड्स इनके द्वारा होते हुए मनुष्य के आहार नाल के अंदर प्रवेश करते हैं। आहार नाल से होते हुए ओइसोफेगस होते स्टमक और स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी अवस्थाएं हो रही हैं, आइए हम देखते हैं। सिस्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो एक्सिस्टेशन की प्रक्रिया होती है, जहां सिस्ट के भीतर जो मौजूद ट्रोफोजोआइट है वो बाहर आ जाता है। तो ये अवस्था हो गई ट्रोफोजोआइट।
अब बाहर आने के बाद ये ट्रोफोजोआइट मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, विभाजन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो यंग या नए ट्रोफोजोआइट बनते हैं, इनमें से अधिकांश ट्रोफोजोआइट ये इंटेस्टाइन की दीवार पर जाकर के चिपक जाते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जबकि कुछ यंग या नए ट्रोफोजोआइट ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में सिस्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन ये पहला चरण है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सिस्टेशन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होती है। जो नए यंग ट्रोफोजोआइट स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ करके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं, वो सिस्ट का अपने चारों ओर सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं और इस अवस्था को हम कहते हैं सिस्ट अवस्था। और ये जो सिस्ट अवस्था है ये लार्ज इंटेस्टाइन में है। अब इनका आगामी विकास मनुष्य में नहीं हो सकता है, इसलिए मानव मल के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं और निकल करके ये सॉइल में पड़े रहते हैं। और जैसे ही किसी भोजन, दूषित पेय पदार्थ या अस्वस्थ हाथों से कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो ये जो संक्रमणकारी शिष्ट अवस्था है ये पुनः उस दूसरे मनुष्य के आहार नाल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और परजीवी का जीवन चक्र उस नए मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है या आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखिएगा डायरिया के समय जो सिस्ट हैं और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जो ट्रोफोजोआइट हैं जिनके चारों ओर सिस्ट का निर्माण नहीं हो पाया है, वो सभी मानव मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ट्रोफोजोआइट के चारों ओर सिस्ट नहीं बना रहता है, इसलिए वो सॉइल में सरवाइव नहीं कर पाते, वो मृत हो जाते हैं। लेकिन जिनके चारों ओर सिस्ट की दीवार बनी हुई है यही सरवाइव कर पाते हैं, यही परजीवी के जीवन चक्र को दूसरे मनुष्य में आगे बढ़ा सकते हैं। यह है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया इन मैन। चौथे पॉइंट पे हम देखें पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता। जियार्डिया मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में पाया जाता है तथा यह जियार्डियासिस रोग या इसको हम डायरिया भी कहते हैं उत्पन्न करता है। इसके कारण संक्रमित व्यक्ति में निम्न रोग जनित लक्षण प्रकट होते हैं। पहला है एक्यूट जियार्डियासिस या तीव्र जियार्डियासिस। इसमें जो स्थितियां होती हैं, लक्षण होते हैं उस तरह से हैं। एक्यूट वाटर डायरिया या पानी जैसा पतला दस्त का बार बार होना। बी एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में तीव्र मरोड़ होना। तीसरा ब्लॉटिंग, पेट का फूलना। चौथा वोमिटिंग, उल्टी होना। और ई डिहाइड्रेशन या पानी की कमी या निर्जलीकरण का हो जाना। दूसरा है क्रॉनिक जियार्डियासिस या दीर्घकालीन जियार्डियासिस। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। ए क्रॉनिक डायरिया या दीर्घकालीन डायरिया, लंबे समय तक डायरिया के लक्षण मनुष्य में बने रहते हैं। बी एब्डोमिनल प्रोटूबरेंस, बच्चे का जो पेट है वो अपेक्षाकृत सामान्य से बड़ा हो जाता है। सी ग्रोथ रिटार्डेशन, शारीरिक जो विकास है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। डी लॉस ऑफ वेट, शरीर का वजन कम होना। और ई है मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ के अवशोषण में कमी हो जाती है, अर्थात प्रोटीन, फैट और विटामिन ए का अवशोषण नहीं हो पाता है। जियार्डिया एक स्वनियंत्रित रोग है, ध्यान देंगे, एक स्वनियंत्रित रोग है जिसके दीर्घकालीन जियार्डियासिस में बदलने की जो संभावनाएं होती हैं वो केवल 5% ही होती है तथा जियार्डियासिस से मृत्यु की संभावना भी न्यूनतम होती है।
पांचवा है प्रोफाइलेक्सिस या रोग से बचाव या रोग की रोकथाम। पहला, एवॉइड ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुले में शौच करने से संक्रमित व्यक्ति के शरीर से या उसके मल से जो निकलने वाला शिस्ट है वो सॉइल में पड़ा रहेगा और इसके कारण से संक्रमण के अवसर बढ़ते चले जाएंगे। तो खुले में शौच नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीकीज, मानव मल का सही तरीके से विनिष्टीकरण करना चाहिए, निपटारा करना चाहिए। तीसरा, गुड एंड प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाना एवं उसे पालन करना। चौथा, प्रोटेक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, भोजन एवं पेयजल को संदूषित होने से बचाना। पांचवा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम करना चाहिए। छठवां, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के स्रोत की पहचान करके भी उसकी रोकथाम की जा सकती है। और सातवां है लीक प्रूफ वाटर सप्लाई सिस्टम, जो पेयजल सप्लाई किया जाता है वो लीक प्रूफ होना चाहिए, कहीं उसमें नाली का गंदा पानी इत्यादि मिलना नहीं चाहिए। उसके बाद छठवां पॉइंट है ट्रीटमेंट या उपचार या चिकित्सा। जियार्डियासिस रोग का उपचार निम्न दवाओं के उपयोग के द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये दवाएं इस तरह से हैं। पहला, मेट्रोनिडाजोल, दूसरा ट्रिनिडाजोल, तीसरा नाइट्रामिडाजोल, चौथा नाइट्रोफ्यूरेंस और पांचवा है फ्यूराजोलिडीन। रोग के लक्षण, उसकी अवस्था तथा गंभीरता के अनुसार उपचार हेतु दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श से लेना चाहिए। लास्ट में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया, जियार्डिया की रचना को समझाइए। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इन जियार्डिया, जियार्डिया में सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द पैथोजेनिसिटी, प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डिया। और चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब, ये निबंधात्मक प्रश्न है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया, अर्थात जियार्डिया के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। और जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो इस तरह से हैं। आने वाली जो वीडियो है ये बीएससी सेमेस्टर 3 डीएससी पैरासिटोलॉजी के यूनिट 4 से, और ये होगा सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये शायद यूनिट 3 पे है, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो मेरे यूट्यूब चैनल तंबोली सर जूलॉजी अड्डा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह वीडियो अध्ययन के लिए कितनी उपयोगी है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। सो थैंक यू फ्रॉम तंबोली सर जूलॉजी अड्डा।